जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो पहला जो फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है रशियन मेड Su-57 और दूसरा USA मेड F-35। तो हम लोग यही दो एयरक्राफ्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज के दिन में इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है। मतलब इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और इंडिया के दोनों साइड, एक साइड है चाइना, दूसरे साइड है पाकिस्तान। तो ये दोनों ही इंडिया के लिए एक हॉस्टाइल कंट्री है। तो चाइना ने अपना खुद से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया है और चाइना के पास अभी फ़िलहाल के टाइम में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है और शायद 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी उन्होंने बना लिया है। और चाइना बोल रहा है कि वही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान को भी प्रोवाइड कराएगा। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी चाहता है इंडियन एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो। इसके चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट अभी बाहर से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। इंडिया के अंदर भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, जिसको हम एमका प्रोजेक्ट बोलते हैं, AMCA। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। अभी भी दो एमका के अंदर जो एयरक्राफ्ट हम लोग बना रहा है 5th जनरेशन, वो टोटल एयरवर्दी होने के लिए शायद और भी 3-4 साल लग जाए। तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो इसके बीच में इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। तो जब तक हम लोगों का इंडिजिनस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनकर तैयार ना हो, उसके बीच में हम लोग चाहते हैं कि बाहर से हम लोग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीद ले। तो कौन सी एयरक्राफ्ट खरीदे? तो आज के दिन में दुनिया के अंदर अगर सबसे एडवांस कोई एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन, वो यही दोनों है। जो रशियन मेड सुखोई 57 एक है, दूसरा USA मेड F-35 है। ठीक है, तो इन्हीं दो एयरक्राफ्ट के बीच में कौन सा एयरक्राफ्ट भारत के लिए सबसे अच्छा होगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये दो एयरक्राफ्ट के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी हम बात करेंगे। और आज के टाइम में यही दो एयरक्राफ्ट के ऊपर बात करने का और एक कारण ये भी है, इंडिया के अंदर अभी रशिया से भी इंडिया के अंदर अभी बेंगलोर शहर के अंदर एरो इंडिया 2025 एरो इंडिया एयर शो चल रहा है। उसमें ये दो एयरक्राफ्ट आके पार्टिसिपेट भी कर रहा है और अपना जो कैपेबिलिटीज़ है वो भी शो कर रहा है। तो ये सारे चीज़ को, क्योंकि USA भी चाहता है कि इंडिया उनके एयरक्राफ्ट खरीदे, मतलब F-35, और रशिया भी चाहता है इंडिया उनके एयरक्राफ्ट खरीदे, जो कि है सुखोई 57। तो अब हमें डिस्कस ये करनी है कि ये दो एयरक्राफ्ट के अंदर कौन सा एयरक्राफ्ट, इंडिया का जो हालत है, इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया का जो पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने का जो भी सिचुएशन है, उसमें कौन सी एयरक्राफ्ट ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये दो एयरक्राफ्ट के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये सारे चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि पहले हम देख लेते हैं, ये दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, सुखोई 57 और F-35। अब हम पहले समझते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट किसको बोलते हैं। मतलब एयरक्राफ्ट का जो जनरेशन होता है, उसमें पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फिर फोर्थ जनरेशन, 4.5 जनरेशन, फिर 5th जनरेशन। तो हमारे राफेल जो है, जो हम फ्रांस से खरीदा है, वो 4.5 जनरेशन है। ठीक है, तो हम 5th जनरेशन किसको बोलेंगे? तो कोई भी एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, जब वो 5th जनरेशन बोला जाता है, उसके पीछे कुछ फीचर्स रहते हैं। क्या क्या फीचर? पहला फीचर स्टेल्थ फीचर। ये स्टेल्थ फीचर क्या है? लो रैडर क्रॉस सेक्शन, RCS बहुत ही कम होता है इनका, मतलब ये रैडर के पकड़ में नहीं आता है। तो ये जो स्टेल्थ फीचर है और रैडर कौन सी मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं, ये हम थोड़ी देर में के बाद ही, 1-2 साइड के बाद ही हम समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम ये जानते हैं कि स्टेल्थ फीचर उसको बोलते हैं जो एयरक्राफ्ट रैडर के पकड़ में नहीं आता है। मतलब अगर पकड़ में आ भी गया तो उसका इंडिकेशन इतना छोटा है कि लगता है कि कोई भी परिंदा उड़ रहा है। ठीक है, एक परिंदे की जो रैडर के, अगर कोई रैडर एक परिंदे को डिटेक्ट करता है तब जाके जो डॉट बनता है, तो इसी एयरक्राफ्ट का अगर स्टेल्थ फीचर उनके पास होता है, उसी एयरक्राफ्ट को हम स्टेल्थ बोलेंगे जिसका रैडर के पकड़ में आता ही नहीं। मतलब उसका अगर आ भी गया तो उसका जो डॉट है, उसका जो इंडिकेशन है, वो इतना छोटा आता है कि वो एयरक्राफ्ट है कि कोई परिंदा है, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम स्टेल्थ फीचर बोलते हैं। अब स्टेल्थ फीचर एक एयरक्राफ्ट को कैसे हम देते हैं और
ये RCS क्या होता है, ये सारी चीज़ रैडार कौन सी मैकेनिज्म में काम करता है, ये हम थोड़ी देर में समझते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम ये याद रखते हैं कि 5th जनरेशन का जो पहला फीचर होता है वो होता है स्टेल्थ फीचर, ठीक है। फिर दूसरा फीचर क्या होता है, एडवांस सेंसर फ्यूजन। हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट में क्या होता है, उसमें बहुत सारे सेंसर लगा होता है, जैसे कि रैडार सिस्टम, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये सारे सिस्टम लगा होता है। और 5th जनरेशन में क्या है, ये एक एडवांटेज ये होता है कि ये सारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा हुआ है ये अपने अपने डाटा कलेक्शन करता है, फिर उसको एक सेंट्रल कंप्यूटर में डाल के उसको एनालाइज करके जो भी आसपास की सिचुएशन है उसका एक डायरेक्ट कॉपी, डायरेक्ट हालत और डायरेक्ट पायलट के सामने पकड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में पायलट को बहुत ही आसान तरीके से वो अपना डिसीजन ले सकता है। इसको हम बोलते हैं एडवांस सेंसर फ्यूजन। मतलब जितना सेंसर एयरक्राफ्ट के साथ लगा हुआ है उस सारे सेंसर का जो भी डाटा आ रहा है उसको एक साथ फ्यूजन करके एक प्रॉपर सिचुएशन को एनालिसिस करके जो सिचुएशन क्या है वो पायलट के सामने पायलट को दिखाना, यही होता है एडवांस सेंसर फ्यूजन, ठीक है। ये फीचर 5th जनरेशन फाइटर के पास होता है कि इसमें पायलट का जो एबिलिटी है, उसका काम करने का जो मेहनत होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और इसके वजह से उसका जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी है वो ज़्यादा एनहांस हो जाता है, ठीक है। फिर होता है क्या, सुपर क्रूज मतलब क्या होता है, ये तीसरा फीचर होता है 5th जनरेशन का। इसमें क्या होता है, फाइटर जेट टू फ्लाई ए सुपरसोनिक स्पीड मतलब साउंड का जो स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड, ठीक है, उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। अगर साउंड से नीचे का स्पीड है उसको हम सबसोनिक बोलते हैं। एकदम साउंड के साथ चल रहा है, ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है जो साउंड के साथ चल रहा है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल अगर बोल ले, अगर कोई एयरक्राफ्ट एकदम साउंड का जो स्पीड है उसके हिसाब से चलता है, एकदम डायरेक्ट साउंड का जो स्पीड है एयरक्राफ्ट का भी वही स्पीड है, तो उसको हम ट्रांसोनिक बोलेंगे। और जब साउंड का जो स्पीड है उससे ज़्यादा होगा एयरक्राफ्ट का स्पीड, तो तब उसको हम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बोलेंगे, सुपरसोनिक स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो सुपर क्रूज ये जो फीचर है इसमें क्या होता है, इसमें फाइटर जेट टू फ्लाई एट सुपरसोनिक स्पीड्स विदाउट द यूजिंग ऑफ आफ्टर बर्नर, ठीक है। देखिए सुपर क्रूज ये जो फीचर है इसमें क्या होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो सुपरसोनिक स्पीड में लगातार उड़ सकता है बहुत टाइम से, लेकिन वो फिर भी वो अपना आफ्टर बर्नर जो सिस्टम है उसको यूज़ नहीं करता है। आफ्टर बर्नर क्या होता है, अगर हम जेट इंजन को देखें, अगर ये है जेट इंजन का फोटो, तो इसमें पहले हवा अभी पहले कैसे पावर जनरेट होता है उसको हम समझते हैं। अभी जेट इंजन को चलने के लिए मतलब 3 चीज़ चाहिए, एक तो अगर ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा फ्यूल चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, इग्निशन, तब जाके कॉम्बशन चेंबर के अंदर ये पावर जनरेशन होगा, फिर ब्लास्ट होगा, फिर हवा यहाँ से निकलेगा और न्यूटन के थर्ड लॉ हिसाब से सामने फोर्स देगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा, यहाँ से तेज़ी से हवा निकलेगा और यहाँ से फोर्स देगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ सामने फोर्स देगा, तो इंजन आगे जाएगा, उसके साथ प्लेन भी आगे जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर बर्नर सिस्टम क्या होता है, जब इंजन में कॉम्बशन हो गया मतलब ऑक्सीजन हवा अंदर आया, उसके साथ ऑक्सीजन आया, फिर यहाँ पे फ्यूल डाले हम और यहाँ पे इग्निशन दिए, तो फिर जाके यहाँ पे ब्लास्ट होता है और हवा तेज़ी से, गर्म हवा तेज़ी से निकल के बाहर निकलता है। तो ये हो गया इंजन का नॉर्मल सिस्टम, ठीक है। अभी बहुत सारे प्लेन में आफ्टर बर्नर लगा होता है। आफ्टर बर्नर क्या होता है, आफ्टर बर्नर यहाँ पे एक नोजल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, जब यहाँ से इंजन के अंदर से गर्म हवा बर्न होकर निकलता है, उसके साथ अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम फिर से फ्यूल डालते हैं, फिर से इग्निशन देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लास्ट करवाते हैं और तेज़ी से हवा बाहर निकालते हैं, तो ऐसे करते हुए हमें और ज़्यादा स्पीड मिल जाता, ठीक है। ये होता है आफ्टर बर्नर का, मतलब ये वाला पोर्शन ये हर एक प्लेन में नहीं होता है, लेकिन ये 5th जनरेशन प्लेन के अंदर ये भी होता है, लेकिन इसको बिना यूज़ किए जब 5th जनरेशन कोई एयरक्राफ्ट ये आफ्टर बर्नर को जो सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर आफ्टर बर्नर होता ही नहीं है, लेकिन होता है, लेकिन उसका कैपेबिलिटी, उसका इंजन का कैपेबिलिटी इतना हाई होता है कि वो चाहे तो इसको यूज़ ना करके भी, ये आफ्टर बर्नर सिस्टम को यूज़ ना करके भी वो साउंड से ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकता है, ठीक है। उसका इंजन इतना पावरफुल होता है और उसी अचीव करके उसको कंटिन्यूअस सुपरसोनिक स्पीड में वो बहुत देर तक एयरक्राफ्ट को चला सकता है, ये आफ्टर बर्नर सिस्टम को यूज़ ना करके भी। अगर आफ्टर बर्नर सिस्टम वो यूज़ करे तो स्पीड और ज़्यादा हो सकता है सुपरसोनिक के भी, जैसे कि सुपरसोनिक मतलब मैक 1 के ऊपर हम सुपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है, मतलब साउंड मैक 1 से सुपरसोनिक चालू हो जाता है, तो ये आफ्टर बर्नर का यूज़ ना करके भी वो मैक 1 टच कर सकता है। तो ये होता है सुपर क्रूज जो फीचर होता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास आफ्टर बर्नर सिस्टम तो होता है, लेकिन ये चाहे तो इसको यूज़ ना करके भी सुपर सोनिक स्पीड में एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है, ठीक है, वो भी हाई स्पीड ऑपरेशन व्हाइल रिमेनिंग अनडिटेक्टेड बाय रडार के पकड़ में ना आके, तो इसे हम बोलते हैं सुपर क्रूज, ठीक है।
और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को अगर जेट इंजन काम कैसे करते हैं ये समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन हमें ये समझना है आफ्टर बर्नर मतलब जब इंजन के जो पहला स्टेप होता है वहाँ पे कंबशन हो गया, मतलब हीट एग्जॉस्ट गैस जहाँ से निकल रहा है वहाँ निकलने के बाद भी हम एग्जॉस्ट गैस को फिर से जलाते हैं, उसको हम आफ्टर बर्नर बोलते हैं, रीहीटिंग करते हैं, तो इसको आफ्टर बर्नर बोलते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन हमें ये इतना याद रखना है आफ्टर बर्नर यूज़ ना करके भी अगर कोई प्लेन सुपर क्रूज स्पीड में उड़ रहा है, सुपरसोनिक स्पीड में, सुपर क्रूज लेवल पे, तो उसको हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बोलेंगे। इसके बाद आता है चौथा फीचर जो कि है एजिलिटी और मैन्यूवर एबिलिटी। ठीक है, एजिलिटी और मैन्यूवर एबिलिटी ये है, अगर मान लीजिए तेज़ी से कोई एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड में उड़ रहा है तो अचानक से उसका अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो कौन सा एयरक्राफ्ट कितना आसानी से कर रहा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही आसानी से हाई स्पीड में मतलब सुपरसोनिक स्पीड में बहुत तेज़ी के साथ अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या तो ऑल्टीट्यूड चेंज कर सकता है, या तो ऊपर नीचे कर सकता है, या तो अचानक से इंजन को रोक के पीछे आ सकता है, जो कि कोबरा मैन्यूवर बोलते हैं। ये सारे मैन्यूवर जो भी कॉम्प्लिकेटेड मैन्यूवर्स होते हैं, जो भी बहुत ही खतरनाक मैन्यूवर्स होते हैं, ये सारे चीज़ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कर सकता है। उसका जो एजिलिटी है बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। एजिलिटी मतलब अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, अपना सिचुएशन मतलब अपना जो ऑल्टीट्यूड है अचानक से कुछ ही सेकंड में चेंज कर लेगा, अपना स्पीड कुछ ही सेकंड से या तो बहुत ज़्यादा कर देगा या तो बहुत कम कर देगा। ठीक है, ये सारे चीज़ को एजिलिटी और मैन्यूवर एबिलिटी बोलते हैं। तो एजिलिटी और मैन्यूवर एबिलिटी में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत ही हाई स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत ही एडवांस होते हैं। ठीक है, फिर आता है एडवांस कॉकपिट एंड पायलट इंटरफेस। 5th जनरेशन में क्या होता है, कॉकपिट के अंदर एक डिस्प्ले लगा होता है और हेलमेट के साथ माउंटेड होता है। मान लीजिए सामने डिस्प्ले में हमें प्लेन की राइट साइड में क्या हो रहा है उसको देखना है, तो अगर पायलट हेलमेट के पहनते हुए हेलमेट के साथ अपना सर दाएं ओर करे, मतलब राइट साइड में करे, तो राइट साइड में अपने आप राइट साइड का कैमरा ऑन हो जाएगा और स्क्रीन के अंदर राइट साइड में कौन सा प्लेन है, क्या सिचुएशन है, वो अब उनको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो उनकी सोच के साथ हेलमेट माउंट होता है और उस सोच के साथ कनेक्टेड क्या होता है, सेंसर कनेक्टेड होता है। उस सेंसर क्या दिखाता है, पायलट जो भी देखना चाहता है बहुत ही आसानी से उनके स्क्रीन के सामने आ जाता है। ठीक है, तो इसको ग्लास कॉकपिट डिस्प्ले भी बोलते हैं। तो ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। ठीक है, टिपिकली डिजिटली इंटीग्रेटेड, पायलट जितना भी कैलकुलेशन करना चाहता है, जितना भी जो सोच रहा है वही उसके ग्लास कॉकपिट के अंदर आ जाएगा, उनके सामने जो स्क्रीन लगा हुआ है कॉकपिट के अंदर उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अलग से हर एक मीटर को देखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपके सामने स्क्रीन में आ जाएगा। तो ये होता है ग्लास कॉकपिट डिस्प्ले और पायलट के हेलमेट के साथ माउंटेड होता है ये। ठीक है, ये हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन एंड जेस्चर कंट्रोल। ठीक है, जो मैंने बोला पायलट जो भी सोच रहा है उसका वॉइस के साथ जो भी हर एक बार बटन दबाना नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कुछ बोला, कमेंट दिया कि हमें राइट साइड में जो क्या जो हो रहा है हमें देखना है, या तो लेफ्ट साइड में, या तो सामने ऊपर कौन सा प्लेन है देखना है, तो वही चीज़ कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा, अपने आप प्लेन टर्न हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्लेन को बाय और टर्न भी करवानी है तो वो अपना स्टिक जो कंट्रोल पैनल है उसके साथ अगर वो खुद भी सर को इधर खुला मतलब बाय और घुमाए तो प्लेन अपने आप टर्न होने लगता है। तो ये सारे सिचुएशन, ये सारे फीचर्स 5th जनरेशन फाइटर के पास होता है। और फिर क्या होता है, 6th फीचर क्या होता है, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर मतलब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी होता है। वो क्या करता है, उसका आजू बाजू जो एयरक्राफ्ट है उसका जो नेटवर्किंग सिस्टम है, मतलब वो उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब जब एनिमी आसपास जो एनिमी एयरक्राफ्ट होंगे उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब वो अपने हेड ऑफिस के साथ जो बात कर रहा है, उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कमांड बाहर से कमांड ले रहा है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कैपेबिलिटी इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास होता है। ठीक है, ये हो गया 6th नंबर फीचर। अभी लास्ट वाला जो 7th नंबर फीचर है, ये क्या है, 5th जनरेशन फाइटर्स आर ऑफन मल्टी रोल, मीनिंग दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वाइड रेंज ऑफ मिशन एज सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, रिकॉग्निशन मतलब जाके देख के जासूसी करके आ जाना। ठीक है, क्लोज एयर सपोर्ट, ये सारे मतलब मल्टी रोल काम के लिए यूज़ होता है। ये हवा में डॉग फाइट भी कर सकता है, जाके सीधा बम गिरा के न्यूक्लियर बम भी कैरी कर सकता है। फिर जो स्पाई मिशन होता है उसमें भी यूज़ होता है। फिर बहुत ऊपर से नज़र रखनी है किसी एरिया के ऊपर, वो भी करता है। फिर कुछ बैकअप की तरफ यूज़ होता है, मतलब कोई जगह पे आर्मी ऑपरेशन कर रहा है, वो ऊपर से उसको सिक्योरिटी दे रहा है, ये भी काम कर सकता है। तो ये सारे मल्टी रोल बहुत सारे काम के लिए ये 5th जनरेशन फाइटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 7 फीचर हमने बोले, पहला स्टेल्थ, फिर एडवांस सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज, एजिलिटी एंड मैन्यूवर एबिलिटी, फिर एडवांस कॉकपिट एंड पायलट इंटरफेस, फिर नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज, ये सारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का फीचर्स है। ठीक है,
तो हम दो एयरक्राफ्ट के नाम जो बोले, सुखोई 57 और F-35, ये दो एयरक्राफ्ट के पास ये सारे फीचर्स है, इसीलिए इसको हम 5th जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये जो स्टेल्थ वाला फीचर जो है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आफ्टर बर्नर का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट फिर एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट? इंजन में, ज़्यादातर इंजन में एक ही स्टेज में जो कंबशन होता है, ठीक है, फिर एग्जॉस्ट गैस निकलता है, तो उसको यूज़ करके हम उसका जो उससे जो थ्रस्ट जनरेट होता है एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम आगे जाते हैं, प्लेन आगे जाता है। ठीक है, तो आफ्टर बर्नर क्या है? जो एग्जॉस्ट गैस इंजन से निकल रहा है उस एग्जॉस्ट गैस के साथ फिर से हम फ्यूल डाल के उसको इग्निशन देके फिर उसको हम जलाते हैं, उसको रीहीट करते हैं, उसको और ज़्यादा फोर्स से इस नोजल को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि या तो हम छोटा ये जो दो नज़ल के बीच में ये जो एरिया है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये जो नज़ल से ये छोटा भी हो सकता है, मतलब ऐसे छोटा हो जाए, बड़ा भी हो सकता है, इससे हम स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये जो नोजल का जो हिस्सा है इसको हम आफ्टर बर्नर बोलते हैं। लेकिन 5th जनरेशन क्या करता है? ये आफ्टर बर्नर को ना यूज़ करके भी सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकता है और लगातार सुपर क्रूज लेवल पे ये उड़ सकता है। ठीक है, अब हम समझेंगे थोड़ा सा RCS सिस्टम, जो हम स्टेल्दी फीचर के लिए जो सिस्टम है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पहला फीचर होता है, वो स्टेल्थ फीचर होता है, उसको हम वो कैसे काम करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम एक स्केल के अंदर मेजर करते हैं। स्केल का नाम क्या है? लो रैडर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सुखोई 57 जो है उसका RCS जो लेवल है वो 0.1 से 1 स्क्वायर मीटर का है। ठीक है, और F-35 का जो रैडर क्रॉस सेक्शन है ये 0.0015 स्क्वायर मीटर है। अच्छा, अब रैडर सिस्टम काम कैसे करता है? मान लेते हैं हम जमीन में एक रैडर बैठा हुआ है, उसका काम है ऊपर हवा में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ट्रैक करना और वो कितना दूरी में है उसको ट्रैक करना। तो ये रैडर क्या करता है? रैडर एक रेडियो वेव भेजता है। ठीक है, जब वो रेडियो वेव उस एयरक्राफ्ट को टच करके फिर रिटर्न आता है तो उसी रिटर्न रेडियो वेव को रैडर पकड़ता है और पकड़ के बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट परिंदा हो सकता है, ये एयरक्राफ्ट हो सकता है, तो ये एयरक्राफ्ट हम एयरक्राफ्ट पकड़ लेते हैं, तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट हमसे इतना दूरी में है, मान लें 10,000 फीट के ऊपर ये एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये रैडर कैसे काम करता है? रेडियो वेव भेजा, रेडियो वेव एयरक्राफ्ट से टकराया, फिर रिटर्न आया, फिर इसको रिसीव करके हम रैडर बोलता है कि इतना दूरी में है, तो और कहाँ पे है, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। तो ऐसे करके क्या है, तो ये तो ग्राउंड लेवल पे बैठा हुआ है और एक ऑपरेटिंग रूम होता है जिसमें ऐसे एक स्क्रीन लगा होता है जो रैडर का जो रेंज है उसको डिफाइन करता है। मान लीजिए इस रैडर का जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है, मतलब इसके रैडर के आजू बाजू 1000 किलोमीटर के अंदर, 1000 नहीं, आप 500 किलोमीटर मान लीजिए, 500 किलोमीटर के अंदर जो भी चीज़ आएगा उसको ये कैच कर लेंगे, उसका कितना। तो अब ये जो RCS क्रॉस सेक्शन है, ये इसका मतलब ये है जब हम रैडर के अंदर कोई भी प्लेन या तो एयरक्राफ्ट पकड़ा जाता है तो ऐसे डॉट दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ये जो डॉट है ना, ये ऐसे डॉट तरीके से दिखाई देता है। तो जब कोई F-35 रैडर की पकड़ में आ जाए तो जो F-35 का जो डॉट होगा वो बहुत ही छोटा होगा, इतना, जैसे कि कोई एक परिंदे की जितना डॉट होता है उतना ही डॉट होगा, कि इतना ही डॉट है कि जो ऑपरेटर है रैडर का जो ऑपरेटर है उसको भी समझ में नहीं आएगा ये कोई पंछी है, परिंदा है, कि कोई और कुछ है या फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है बहुत ही छोटा है, कभी कभार तो रैडर के पकड़ में भी नहीं आता, क्योंकि स्टेल्थ फीचर जो है वो ऐसे प्लेन की बनावट ऐसा होता है कि जो रेडियो वेव जा रहा है वो प्लेन के टच होकर फिर रिटर्न नहीं आ रहा है, वो दूसरी तरफ जा रहा है, या तो प्लेन का कलर ऐसा है कि थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो रहा है और या तो डिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ चला जा रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, और रिटर्न हो भी रहा है, अगर रिटर्न हो भी रहा है उसका अमाउंट इतना कम है कि अगर प्लेन के साइज से भी बहुत ही छोटा अमाउंट अगर रिटर्न होगा रेडियो वेव के तो हम उसको छोटा ही दिखेंगे। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं 10 रेडियो वेव भेजे तो रिटर्न आया 1, तो हम क्या मानेंगे? स्क्रीन में क्या शो होगा कि छोटा सा कुछ घुसा है, छोटा सा मतलब परिंदा भी हो सकता है, वो जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम रैडर क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो F-35 का क्या है? 0.0015 स्क्वायर मीटर होता है, मतलब बहुत ही छोटा, जो दिखाई ना दे। ठीक है, लेकिन सुखोई 57 का जो क्रॉस सेक्शन आता है 0.1 से 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब मान लीजिए ये वाला डॉट अगर F-35 का होगा तो ये वाला डॉट सुखोई 57 का होगा, मतलब सुखोई का जो RCS स्टैंडर्ड है वो F-35 से थोड़ा कम है, मतलब सुखोई भी स्टेल्थी फीचर है लेकिन F-35 से कम स्टेल्थी है। ठीक है, अगर स्टेल्थ फीचर को पैरामीटर माने तो F-35 सुखोई 57 से सुपीरियर है। ठीक है, समझ में आ गया जो रैडर का जो मैकेनिज्म है और स्क्रीन में क्या क्या दिखाई देता है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि F-16 जो एयरक्राफ्ट है वो रैडर में इतना बड़ा गोल शो होगा 4 स्क्वायर मीटर का, तो ये कम स्टेल्थी है। ये वाला जो है B2 ये 0.05 से 0.75 तक छोटा बड़ा हो सकता है।
तो ये सारे एक परिंदे की, एक बर्ड का, एक इंसेक्ट का क्या होता है 0.001 मीटर स्क्वायर, लगभग इंसेक्ट की बराबर है ये F-35। मान लीजिए उतना बड़ा एयरक्राफ्ट आपके एरिया के अंदर घुसा है और आपको इंसेक्ट दिख रहा है, तो यही होता है स्टेल्थी फीचर, ठीक है। घुसा क्या है और दिख क्या रहा है, तो इस फीचर के अंदर F-35 सुखोई 57 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो हम लोगों ने लो रैडर क्रॉस सेक्शन जो है उसको समझ लिया। इसका एक एडवांटेज और भी है। क्या एडवांटेज है, जब मान लीजिए एयर में डॉग फाइट हो रहा है कि या तो मान लीजिए एयर के अंदर F-35 उड़ रहा है, तो उस सुखोई 57 की या तो कोई और एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, वो आसपास का जो एयरक्राफ्ट है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भी F-35 को छोटा दिखाएगा। तो जो एयरक्राफ्ट F-35 को ढूंढ रहा है वो भी आसानी से F-35 को एयर में ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक एयरक्राफ्ट के सामने भी रैडार सिस्टम फिट होता है, हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट के सामने रैडार सिस्टम इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो प्लेन के अंदर भी रैडार सिस्टम होता है और ग्राउंड पे भी होता है, तो प्लेन के अंदर भी जो रैडार सिस्टम है वो भी आसानी से F-35 को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके रैडार के अंदर इंडिकेशन भी बहुत छोटा आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब हम देखेंगे सुखोई 57 का कुछ एडवांटेज देखेंगे, कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे, और उसके बाद F-35 का कुछ एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, और बाद में इस दो को टैली करके इंडिया के लिए कौन सा अच्छा होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला फीचर क्या होता है एडवांटेज के अंदर, सुपर मैन्यूवर एबिलिटी। मैन्यूवर एबिलिटी में सुखोई 57 F-35 से ऊपर है, क्योंकि ये पहला तो ये 2 इंजन एयरक्राफ्ट है, दो इंजन है, ठीक है, और F-35 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। अच्छा, तो सुखोई 57 इसका एक्सेप्शनल मैन्यूवर एबिलिटी थैंक्स टू थ्रस्ट वेक्टरिंग नजल और एडवांस एरोडायनामिक्स। इसका एरोडायनामिक्स और ये जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नजल, ये नोजल छोटा बड़ा, मैं पहले भी बोला आफ्टर बर्नर के बाद जो होता है नोजल ऊपर, तो ये नोजल छोटा बड़ा हो सकता है। अगर छोटा करे तो और तेज़ी से अचानक से तेज़ी से एयरक्राफ्ट आगे जाने लगेंगे, और इसको बड़ा करते नजल को, मतलब इसका जो बाहर का डायमीटर है वो इतना होगा तो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट निकलेगा और बहुत तेज़ी से प्लेन आगे जाएगा। अगर बड़ा कर देंगे तो धीरे एग्जॉस्ट का जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, तो प्लेन का स्पीड भी बहुत कम हो जाएगा। तो अचानक से स्पीड बढ़ाना हो, घटाना हो, या तो अपना जो डायरेक्शन है उसको अचानक से कुछ सेकंड के 1-2 सेकंड के अंदर चेंज करनी हो, फिर अचानक से प्लेन को रुका के हवा में ही पीछे लाना हो, कोबरा मैन्यूवर, ये सारी चीज़ सुखोई 57 बहुत आसानी से कर पाता है, ठीक है। इसके लिए सुपर मैन्यूवर एबिलिटी सुखोई 57 का पहला एडवांटेज है। दूसरा क्या है, स्पीड और रेंज। सुखोई 57 क्या है, उसका टॉप स्पीड क्या है, माक 2, मतलब साउंड के स्पीड से भी दुगना स्पीड से ये जा सकता है, 2500 किलोमीटर पर आवर, और ए डिसेंट कॉम्बैक्ट रेडियस। इट डिज़ाइन फॉर लॉन्ग रेंज कॉम्बैट। ये लगातार F-35 से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है एक बाड़ी में, ठीक है। फिर क्या आता है, एडवांस रैडार एंड सेंसर सिस्टम। सुखोई के अंदर भी जो रैडार लगा हुआ है वो बहुत ही एडवांस है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे लगा हुआ है, वो जब भी जाता है आजू बाजू क्या हो रहा है, उसके बाएं ओर दाएं ओर, नीचे ऊपर नीचे चारों ओर कोई एयरक्राफ्ट है कि नहीं, ये स्कैन करते हुए जाता है। तो अगर बहुत दूर, अगर कोई एयरक्राफ्ट सुखोई की तरफ बढ़ भी रहा है तो बहुत दूर से वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये एनिमी एयरक्राफ्ट हमारे तरफ आ रहा है, तो उसके हिसाब से पहले से पायलट रेडी रहता है फाइट के लिए, ठीक है। तो एडवांस रैडार सिस्टम और सेंसर लगा होता है सुखोई। फिर ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी, मतलब ये एयर टू वो क्या बोलते हैं, ग्राउंड से भी फ्लाई कर सकता है, समुद्र में जो जंगी बेड़ा होता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरिंग जहाज होता है उसमें से लैंड और फ्लाई कर सकता है, ये शिप से भी मिशन कर सकता है। फिर ये हर तरीके से मिसाइल कैरी कर सकता है, न्यूक्लियर बम भी कैरी कर सकता है, ठीक है। फिर स्टेल्थी फीचर, सुखोई 57 F-35 जैसा स्टेल्थ फीचर उतना एडवांस तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही एडवांस स्टेल्थ फीचर है इसके पास भी, ठीक है। मान लेते अगर 100 में से स्टेल्थी फीचर में F-35 अगर 99 है, ठीक है, तो सुखोई भी 95 है, ठीक है, थोड़ा कम। ऐसा नहीं है कि सुखोई के पास स्टेल्थी फीचर है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज मतलब इसका उतना कुछ खास डिसएडवांटेज है नहीं, लेकिन जो भी है ये है कि सुखोई 57 ज़्यादातर रशियन एयरफोर्स ही यूज़ करता है, बाहर के देशों के पास ये एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है। F-35 से कम स्टेल्थी है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्किंग जो कि है उसमें से भी, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्किंग मतलब सुखोई 50 आजू बाजू जो एयरक्राफ्ट है, मान लीजिए F-35 के आजू बाजू या तो सुखोई 57 के आसपास जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जाम करना, उसमें सुखोई 57 F-35 से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। मतलब एनिमी एयरक्राफ्ट की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जाम नहीं कर पाता उतना अच्छे से जितना अच्छे से F-35 कर पाता है, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू एडवांस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर मान लेते ये अभी रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगा हुआ है, वेस्टर्न कंट्री यूरोप और USA ने मिलकर लगा हुआ है,
तो इसके चलते हुए क्या है, अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऐसे पैनल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो यूएस और वेस्टर्न कंट्री से अगर रशिया को मिल जाता तो सुखोई 57 को और एडवांस कर पाता, ठीक है, और भी एडवांसमेंट उसका हो पाता, लेकिन ये चीज़ वो खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। तो ये एक दिक्कत है कि अगर सुखोई 57 को बहुत ज़्यादा एडवांस रशिया करना भी चाहे तो बहुत सारे कंपोनेंट वो खरीद नहीं सकता क्योंकि वो वेस्ट और यूएस के पास है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। अब आते हैं फैल्कन मतलब F-35 यूएसए का जो F-35 है, ये इसके ऊपर पहला तो इसका ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, इसके पास एक ही इंजन है। अगर मान ले डॉग फाइट के ऑन मिशन अगर इसका एक इंजन फेल हो जाता है तो एयरक्राफ्ट दिक्कत में आ जाएगा, लेकिन सुखोई 57 में क्या है, 2 इंजन है। एक इंजन में खराबी आ भी गया, मतलब कोई गड़बड़ करने लगा, तो दूसरा इंजन है एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट और फोर्स देने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, F-35 जो कि बहुत ज़्यादा स्टेल्दी फीचर उसके पास है। फिर एडवांस सेंसर फ्यूजन एंड नेटवर्किंग, जो हमने बोला बहुत सारे सेंसर लगा होता है, उसका जो एक साथ हर एक सेंसर का जो डाटा उसको फ्यूज करके एक कंप्लीट क्लियर पिक्चर आजू मतलब आसपास क्या चल रहा है उसका एक कंप्लीट और कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर वो पायलट के सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये होता है एडवांस सेंसर फ्यूजन एंड नेटवर्किंग। फिर मल्टी रोल कैपेबिलिटी जो सुखोई 57 के पास है, वो फैल्कन F-35 के पास भी है, जो कि अच्छा, इसका एक और एडवांटेज है फैल्कन का जो सुखोई के पास नहीं है, ये वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। मतलब इसका जो ये नोजल है पीछे वाला इंजन का जो एग्जॉस्ट है वो ऐसे टिल्ट हो जाता है नीचे की तरफ, मतलब नॉर्मल एयरक्राफ्ट में ऐसे रहता है, इसका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से एग्जॉस्ट निकलेगा जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स देगा और एयरक्राफ्ट को ऊपर लेके जाएगा, और उसके सामने यहाँ पे भी एक फैन होता है जो कि नीचे फोर्स देता है। तो ये 2 एग्जॉस्ट और यहाँ का जो फैन है, इसके सपोर्ट से ये एकदम, इसको रनवे भी नहीं चाहिए, मतलब वो एक ही जगह से हेलीकॉप्टर की तरफ, हेलीकॉप्टर जैसे करता है, बैठा वहाँ से उड़ गया फिर फ्लाई होकर आगे चला गया। तो ये फीचर इसके पास है, ठीक है। ये फीचर्स सुखोई 57 के पास नहीं है, लेकिन ये फीचर, ये वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ का जो फीचर है जिसको हम वॉटल बोलते हैं, इसका ये फीचर इसके पास है F-35 के पास, ठीक है। तो मल्टी रोल कैपेबिलिटी भी है और ये शॉर्ट टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग, ये सारी चीज़ है। सॉफ्टवेयर और डाटा स्कैनिंग इसका बहुत ज़्यादा एडवांस है क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो भी कंपोनेंट आता है वो इनके वेस्ट और मतलब यूरोपियंस और यूएसए के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है, बहुत सारे कंपोनेंट बाहर के मार्केट से खरीद नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर ग्लोबल लॉजिस्टिक और सपोर्ट नेटवर्क, तो ये जो F-35 है ये यूएसए छोड़ के भी बहुत सारे देश यूज़ कर रहा है, अभी भी कर रहा है। सऊदी के पास है, टर्की के पास है, बहुत सारे देश के पास वो जो लोग यूएसए से खरीदा है, तो ये एक ग्लोबल लेवल पे यूज़ होता है, ठीक है। ये भी एक इसका एडवांटेज है कि ग्लोबली इसका एक मान्यता है कि ग्लोबल बहुत सारे देश इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बाहर के मतलब यूएसए छोड़ के भी बहुत सारे देश आपको कंपोनेंट सप्लाई कर देगा। तो ये होता है ग्लोबल लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट नेटवर्क, तो इसका एक लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क है। और सुखोई 57 का दिक्कत क्या है, अगर सुखोई 57 का कोई खराबी आए, कोई कंपोनेंट रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो रशिया से हमें लेना पड़ेगा क्योंकि वो प्लेन सिर्फ रशिया यूज़ करता है, रशिया ही बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे, आप देखेंगे F-35 का डिसएडवांटेज, मान ले, हाँ, इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। एक तो F-35 सुखोई के जो कॉस्ट है, जो उसका प्राइस है उससे डबल है, मतलब मान लीजिए अगर 40 मिलियन यूएस डॉलर में अगर एक सुखोई मिल रहा है तो F-35 मिलेगा 90 मिलियन, मतलब डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये कॉस्ट इंडिया के हिसाब से सही नहीं है। फिर आता है लिमिटेड मैन्यूवर एबिलिटी कंपेयर टू सुखोई 57। तो सुखोई 57 के अगर कंपेयर करें तो इसका मैन्यूवरिटी थोड़ा सा कम है क्योंकि अगर डॉग फाइट के सिचुएशन आ गया यार पे, तब जाके सुखोई 57 बहुत ही सुपीरियर है, ठीक है। और भारत का जो सिचुएशन है चाइना और पाकिस्तान के साथ, भारत के लिए डॉग फाइट करना कभी कभार पड़ सकता है। जैसे कि हम लोगों को थोड़ी देर जब भारत ने बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के अंदर, तो उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान का भी एयरक्राफ्ट आया था भारत के पास, तब हमारे पायलट अभिनंदन जी MiG-21 लेके फ्लाई किए थे और F-16 जो पाकिस्तान के पास यूएसए से मिला हुआ जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ डॉग फाइट में हमने अभिनंदन जी ने डॉग फाइट किया था उनके साथ, उस F-16 के साथ MiG-21 लेके, ठीक है। तो इंडिया का जो सिचुएशन है उसमें डॉग फाइट होता है, मतलब एयर में 2 एयरक्राफ्ट का एक दूसरे के साथ भिड़ना। तो इसमें सुखोई 57 F-35 से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी इशू, एक तो इसका खरीदने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है, ऊपर से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी, इसको मेंटेन करना भी है, तो ज़्यादा पैसा लगेगा, जो कि सुखोई 57 में नहीं, बहुत ही कम पैसे में उसका हम मेंटेन कर ही लेंगे क्योंकि हम लोग रशियन मेड पहले से Su-50 सुखोई 30 फिर MiG-29 ये सारी चीज़ हम रशियन मेड यूज़ करते हैं, बहुत सारे मिसाइल यूज़ करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज़ रशियन चीज़ के साथ ऊपर हम लोग काम पहले भी कर चुके हैं, तो और उसमें हमारी कॉस्टिंग कम आता है, इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और वल्नरेबिलिटी एंड इन क्लोज कॉम्बैक्ट जो मैं बोला, जो डॉग अगर ऑन एयर डॉग फाइट हो गया तो डॉग फाइट में ये F-35 थोड़ा सा पीछे है सुखोई 35 से, ठीक है। तो अब हम ये जो
सुखोई 57 और F-35 का इसका जो भी हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे उसको एक चार्ट में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? पहला तो स्टेल्थ फीचर में सुखोई 57 F-35 से पीछे है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे, ऐसा नहीं है कि वो 0 है। अगर 100 में से ये 99 मार्क्स आता है इसको, तो इसको आता है 95 मार्क्स। अब आते हैं मैन्यूवर एबिलिटी पे। मैन्यूवर एबिलिटी में सुखोई अगर 100 में से 100 है तो ये 100 में से 90 है, ठीक है। फिर आता है स्पीड में ये मार्क 1.6 तक जा सकता है F-35, लेकिन सुखोई जा सकता है मार्क 2 तक, ठीक है। और रेंज लॉन्गर कॉम्पैक्ट रेडियस स्लाइटली शॉर्टर, मतलब F-35 एक बारी में सुखोई जितना उतना किलोमीटर उतना दूर नहीं जा सकता है, ठीक है। रेंज सुखोई 57 का ज़्यादा है, क्योंकि हमें रेंज का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें पाकिस्तान जाके बॉम्बिंग करके फिर वापस भी आना है, तो बहुत ज़्यादा रास्ता कवर करनी है, तो हमें रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है रैडर एंड सेंसर सिस्टम, ठीक है। एडवांस AESA रैडर बट बिहाइंड F-35, ठीक है। तो जो रैडर सुखोई 57 के अंदर लगा हुआ है वो F-35 से थोड़ा सा कम एडवांस है, ठीक है, क्योंकि एडवांसमेंट करने के लिए जो कंपोनेंट जो चीज़ चाहिए वो वेस्टर्न वर्ल्ड से और यूएसए से रशिया ले नहीं पा रहा है, बाहर से खरीद भी नहीं पा रहा है, तो उसके लिए उसका रैडर जो सिस्टम है थोड़ा सा कम है। फिर मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी, एयर टू ग्राउंड एंटी शिप, हर तरीके से यूज हो सकता है। F-35 भी मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी उसका भी है। फिर ऑपरेशनल स्टेटस, लिमिटेड ऑपरेशनल यूनिट, मतलब ये बस रशियन एयरफोर्स के पास है। और ऑपरेशनल स्टेटस F-35 क्या है? यूएसए के पास भी है, बहुत सारे गल्फ रीजन में सऊदी है, आपका UAE, फिर टर्की, फिर यूरोप के अंदर बहुत सारे देश, इन सब के पास F-35 है, ये लोग यूज़ करते हैं इसको। फिर कॉस्ट सुखोई 57 का बहुत ही कम है, मतलब उसका आधा से भी कम, और F-35 का थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो हमें देखना है कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, तो इस हिसाब से सुखोई 57 हमारे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फिर होता है नेटवर्क इंटीग्रेशन जो हमने बोला कि सामने वाला जो एनिमी एयरक्राफ्ट है उसको कैसे हम उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कैसे हम जाम कर पा रहे हैं उसके ऊपर, और कैसे बाहर से डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये कम है सुखोई 57, क्योंकि ड्यू टू सैंक्शन जो हमने बोला कि बहुत सारे कंपोनेंट रशिया अभी बाहर से खरीद नहीं पा रहा है, इसके लिए ये थोड़ा पीछे है कि। लेकिन इसको अगर हम सुखोई 57 ले और हम बाहर से कंपोनेंट खरीद के लगा दें तो अपने आप ये एडवांस हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लेते इंडिया रशिया से सुखोई 57 खरीदा, ठीक है, जो कंपोनेंट रशिया सैंक्शन की वजह से खरीद नहीं पा रहा है वो इंडिया खरीद पाएगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है। तो वही कंपोनेंट खरीद के हम अगर सुखोई 57 में लगा के अपग्रेड कर दे तो सुखोई 57 का भी नेटवर्क इंटीग्रेशन सिस्टम F-35 जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन। अब हम देखेंगे इंडिया के लिए कौन सा वाला F-35 या सुखोई 57 कौन सा वाला अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो पहले तो कॉस्ट पे आते हैं। कॉस्ट में सुखोई 57 बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, आधे से भी कम दाम में इंडिया को मिल जाएगा। और इंडिया को चाहिए लॉन्ग रेंज ज़्यादा होना चाहिए, उसमें भी सुखोई 57 आगे है, ठीक है। फिर मैन्यूवर एबिलिटी, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान के साथ शायद ऑन एयर डॉग फाइट करना पड़े, तो उसमें जिस प्लेन का मैन्यूवर एबिलिटी बहुत ही अच्छा होगा वो इंडिया के लिए सूटेबल होगा, तो ये भी ऑप्शन इंडिया सुखोई 57 के पास जाता है। फिर होता है ये 2 इंजन एयरक्राफ्ट है, मतलब एक इंजन अचानक से एयर के अंदर फेल हो भी गया तो भी दूसरा इंजन है एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए, तो ये भी एडवांटेज हो गया। फिर हम रशियन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। पहले हम रशियन सुखोई 30 यूज़ किए हैं, बहुत पहले MiG-21 यूज़ किए हैं, फिर MiG-29 यूज़ किए हैं, तो हम रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन लोगों के साथ पहले से ही कनेक्टेड है। तो रशियन मेड सुखोई 57 अगर हम खरीद लिए तो उसका जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया के साथ हम सही से डील करें तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे कि हम अब सुखोई 30 इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, ऐसे भी हम सुखोई 57 को भी इंडिया के अंदर हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी दिक्कत खत्म हो जाएगा, और इसका अगर हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम हो जाएगा, तो मेंटेन करने के लिए भी हम लोगों को आसानी मिलेगा। और ऊपर से रशिया के साथ हमारी फ्रेंड जैसा रिलेशन तो है ही, तो हमें कोई भी कंपोनेंट का अगर दिक्कत हो जाए तो रशिया से सीधा हेल्प मिल जाएगा। देखिए यूएसए के ऊपर अब भरोसा करे कि ना करे, इसमें हम हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हम जब तेजस बना रहे थे, तेजस के अंदर जो इंजन यूज़ होता है GE का, जनरल इलेक्ट्रिक का, वो इंजन यूएसए ने देने से डिले कर दिया, ठीक है। अगर वो सारे इंजन हमें मिल जाता तो हमारे पास तेजस का जो इंडिजिनस हम एयरक्राफ्ट बना रहा है उसका इंजन अगर उनसे मिल जाता तो आज के डेट में बहुत सारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाता था। तो लेकिन यूएसए ने हमें डिले किया, तो ये एक दिक्कत है यूएसए के साथ। यूएसए आपको कभी भी आपको धोखा दे सकता है।
तो उसके भरोसे अगर हम एयरक्राफ्ट खरीद लिया और बाद में कोई कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ जाए, यूएसए आज ट्रम्प गवर्नमेंट है जो कि इंडिया के लिए फेवरेबल है, लेकिन 4 साल बाद शायद ट्रम्प चेंज हो जाए और डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई बंदा जाके प्रेसिडेंट बने यूएसए का, तो तब जाके सिचुएशन कुछ अलग होगा। तो हम यूएसए के ऊपर एकदम आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ये भी एक कारण हो गया कि हम सुखोई 57 की तरफ झुके। और क्या, और जो भी रैडर सिस्टम थोड़ा सा कम है सुखोई 57 का, और नेटवर्किंग इंटीग्रेशन थोड़ा सा कम है, ये सारे चीज़ हम बाहर से खरीद के, मतलब ये सारी इक्विपमेंट इंडिया खरीद के सुखोई के अंदर इंस्टॉल करके सुखोई को और भी एडवांसमेंट दे सकता है, सुखोई 57 को। तो ये सारे ऑप्शन देखते हुए हमें लगता है, फाइनल थॉट में यही आता है कि हमारे लिए सुखोई 57 ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सब कुछ डिपेंड कर रहा है इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये हम ऊपर से देख रहे हैं, शायद अंदर और भी कुछ बातें हो जो पब्लिक में न्यूज़ में नहीं आया हुआ। तो ये सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करके भारत के हिसाब से, मेरे अपना जो राय है उसके हिसाब से सुखोई 57 सही ऑप्शन रहेगा भारत के लिए। तो आज के वीडियो इतना ही। हम ब्रीफली जितना हो सके ये 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर और भारत के लिए कौन सा वाला एयरक्राफ्ट ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, इसके ऊपर जितना ब्रीफली जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है तो वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोगों की वीडियो, हम लोगों की कंटेंट, हम लोगों की कोशिश आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसके बाद जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय।